कुछ दो ना, ये लो, ये खा लेना और हटो मेरी गाड़ी से, मेरे को गाड़ी निकालनी है। मुझे खाना नहीं चाहिए। खाना नहीं खाना, पैसे चाहिए होंगे। राहुल पैसे हैं क्या खुले? दे दो। खुले पैसे तो नहीं है मेरे पास। मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो अंकल क्या चाहिए फिर आपको? आप मेरी ऐसे गाड़ी के सामने क्यों बैठे हो फिर? मुझे मौत चाहिए, मौत। क्या? अरे क्या कह रहे हो अंकल ये? आप ये बताइए, ये गाड़ी आपकी है? हाँ। इस गाड़ी का टायर मेरे ऊपर चढ़ा दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे क्या हो गया अंकल, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? ऐसा भी क्या हो गया आपके साथ जो आप मरने मारने की बात कर रहे हो? कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है, लेकिन मेरा तो भगवान भी नहीं है। वो तो मुझसे रूठा हुआ है। जिस बुजुर्ग का आगे पीछे कोई ना हो तो उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं। इसलिए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। बहुत बुरी है ये दुनिया। देखिए अंकल, आपको देख करके तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन हमें बताइए तो सही कि आपके साथ एक्चुअल में हुआ क्या है। बेटा, कहने को तो मेरा भी परिवार है, 2 बेटे हैं घर में, लेकिन मेरा झुकाव ज्यादा बड़े बेटे पर था। मैंने सोचा बड़ा बेटा है, घर की जिम्मेदारियों का संभालेगा, तो मैंने अपनी सारी जायदाद, खेत खलियान सब उसके नाम कर दिया और छोटे बेटे के नाम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि बड़ा बेटा है, अपने छोटे भाई को संभाल लेगा, लेकिन मैं गलत था और जायदाद बड़े बेटे के नाम होते ही मेरे बड़े बेटे ने गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने छोटे बेटे को और उसके परिवार को अपने से अलग कर दिया और फिर मौका पाकर मुझे भी घर से धक्के मार कर निकाल दिया। अब तुम ही बताओ, जिसके बेटे ने अपने बूढ़े बाप को ही घर से निकाल दिया तो वो जी कर क्या करेगा? अंकल जी, आपके साथ तो सच में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, लेकिन आप अपने छोटे बेटे को तो बता ही सकते थे ना कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्या पता ये सब सुन करके वो आपको अपना लेता। किस मुंह से फोन कर लूं? अब तो मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची कि मैं अपने छोटे बेटे को फोन कर सकूं, क्योंकि मैंने ही तो वो जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम की थी और वही कारण था कि बड़े बेटे ने मेरे छोटे बेटे को भी घर से निकाल दिया। तो हुआ ना मैं अपने छोटे बेटे का गुनहगार। ऐसे में मैं अपने छोटे बेटे को फोन कैसे कर सकता हूँ? मैं तो पहले ही उसकी नजरों में गिर चुका हूँ। देखिए अंकल जी, अभी तक जो भी कुछ आपके साथ हुआ ना वो आपकी समझ थी, लेकिन हो सकता है ना कि आपका छोटा बेटा आपका इंतजार कर रहा हो। आप एक काम करिए ना, ये लीजिए मेरा फोन, आप उसको कॉल करके एक बार ट्राई करिए, क्या पता वो आपकी बात समझे। नहीं बेटा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने छोटे बेटे को फोन कर सकूं। अंकल जी, आप इस बात की चिंता मत करो, आप एक काम करो, आप उसका नंबर डायल करके मेरे को दे दो, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है बेटा, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो ना तो नंबर में मिला देता हूँ, लेकिन बात तुम ही करना। हेलो, रोहित बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ, बताइए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप लोग इतने बड़े हो गए हो, लेकिन आप लोगों को शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? आपको पता भी है आपके पापा किस हालत में मिले हैं हमें? रोड में बैठे हुए हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अरे एक बेटे के रहते एक बाप दर दर भटक रहा है, अच्छा लगता है क्या ऐसे? तुम लोग तो चैन की नींद सो रहे होंगे,
लेकिन तुमने कभी अपने पापा के बारे में सोचा है वो किस तरीके का जीवन जी रहे हैं? देखिए मैडम, आप जो कोई भी बात करिए, एक बात क्लियर कर दूं कि ये हमारा निजी मामला है और आपको निजी मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और पहली चीज ये कि हमारे पापा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब उनकी करनी का ही नतीजा है। एक बात बताइए, इतना सब कुछ अगर उन्होंने आपको बता दिया है तो ये भी बताया होगा कि मैं उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। अरे आपको पता है उन्होंने हमारे साथ क्या किया है? उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे बड़े भाई के नाम कर दी और उसने हमारे साथ क्या किया? उसने हमें भी घर से बाहर निकाल दिया और अब हमारे पापा को भी निकाल दिया। और हमारे पापा क्या चाह रहे हैं कि हम उन्हें घर में रखें? कतई नहीं। ये जो कुछ हो रहा है ना, उनकी करनी का नतीजा है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए, आज तो फोन कर दिया आपने, आज के बाद ना हमें फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए और हम उनके लिए मर चुके हैं। देखा बेटा, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि उसे फोन करने का कोई फायदा नहीं। जो थोड़ी बहुत बची कुची इज्जत थी वो भी बेटे के द्वारा खाक में मिल गई। अंकल जी, आपके साथ सच में बहुत बुरा हुआ, लेकिन ना आपको सब्र रखना होगा, क्योंकि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बस थोड़ा समय लेगा। पर मेरे को अभी एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब तक आप करोगे क्या, कहाँ रहोगे? कोई बात नहीं बेटा, सारे दिन यहीं रास्तों पर भटकते रहेंगे, भीख मांग लेंगे, जो कोई देगा तो खा लेंगे, और शाम को किसी मंदिर या गुरुद्वारे में शरण लेकर अपनी रात बिता लेंगे। अंकल जी, वैसे बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आपकी कंडीशन देख करके मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। माँ बाप बहुत छोटी उम्र में ही मेरे को छोड़ के चले गए थे। वैसे कोई काम मेरे बिगड़े नहीं है, भगवान की दया से हर काम बनता ही चला गया है, लेकिन फिर भी मन में एक अधूरी सी इच्छा रहती थी कि घर में बड़े बुजुर्ग तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि उनका हाथ सर पे रहे ना तो सब कुछ ठीक रहता है, और हमें भी ऐसा फील होता है कि हाँ, हमारे लिए कोई ना कोई है। देखिए अंकल जी, मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ क्या? बेटा, मैं तो खुद भिखारी हूँ, इस भिखारी से तुम क्या मांगोगे? मैं तो अपना सब कुछ लुटा कर आया हूँ। नहीं अंकल जी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बदले में मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ हमारे घर चलें और हमेशा हमारे साथ रहें और मेरे माँ बाप की कमी पूरी करें। बचपन से कभी भी मेरे सर पे हाथ रख के किसी ने मेरे को बोला ही नहीं कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि उनकी कमी आप पूरी करें। देखिए अंकल जी, प्लीज़ मना मत करिएगा। क्या पता ऊपर वाले ने हमें किसी रीज़न से मिलवाया हो, क्या पता वो चाहते हो आपको बच्चों का प्यार भी मिल जाए और हमें माँ बाप का साया भी मिल जाए। नहीं बेटा, नहीं। जब अपनी औलाद ने मुझे ठुकरा दिया, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। बस ऊपर वाले के सहारे मेरी जिंदगी कट जाएगी, और जब मौत आनी होगी तो मौत आ जाएगी। देखिए अंकल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ, प्लीज़ हमारे साथ चलिए ना। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि जैसा व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करते थे, हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राहुल, प्लीज समझाओ ना अंकल को। हाँ अंकल जी, वो बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। हमें किसी चीज का लालच नहीं है आपसे, बस आप हमारे साथ चलिए, हमारे माँ बाप बनकर हमारे साथ रहिए, और आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ आपको। वाह बेटा वाह, तुम कितने धन्य हो। मैं एक बाप होते हुए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दे पाया। आज अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो वो तुम पर कितना गर्व करते। कोई बात नहीं अंकल जी, अब से आप ना हम पे गर्व कर लेना, क्योंकि आज से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आप ही हैं। राहुल, अंकल का सामान उठाओ ना। हाँ हाँ। पापा, ये ऑफिस के बाहर भीख मांग रहे हैं। पापा क्या कर रहे हो? खड़ो, उठो।
अरे आप मेरे ऑफिस के सामने खड़े होकर भीख मांग रहे हो, अगर किसी को पता चलेगा कि आप मेरे पापा हो तो कैसा लगेगा सबको? कैसा लगेगा मतलब? तूने मुझे किसी और काम के लायक छोड़ा है और भीख भी ना मांगू मैं? तुम्हारे कर्म भी वैसे ही थे, इसलिए किया मैंने ये सब। हमेशा खाना दे दो, खाना दे दो। मेरी बात कान खोल के सुन लो, भीख मांगना है ना किसी और के गेट पे जाके भीख मांगो, किसी और के ऑफिस के बाहर भीख मांगो, यहाँ पे मांगने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें पता है कितनी इज्जत है इस ऑफिस में मेरी, उसके बावजूद ये काम कर रहे हो, शर्म नहीं आई तुम्हें? देख, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तू जो यहाँ नौकरी करके कमाता है ना, वो अपने लिए कमाता है, मेरे लिए नहीं। अरे मैं भी जिंदा हूँ, इंसान हूँ, भूख लगती है तो क्या करूँ? अब भूख मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यही भीख मांग कर पैसे कमा रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? पापा, अगर तुम्हारी इज्जत नहीं है यहाँ पे ना, तो मेरी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ। अरे यहाँ पर पैसे कमाता हूँ, मेरे काम की जगह है यहाँ पर, और आप आके यहाँ पे भीख मांग रहे हो। शर्म बची है थोड़ी बहुत या नहीं? अरे यार कैसे समझाऊं? मेरी बात कान खोल के सुनो, तुम्हें भीख मांगना अपना पेट भरना है ना, तो मेरे ऑफिस के सामने भीख मत मांगो, निकलो यहाँ से, कहीं और भीख मांगो, चलो। अरे अनिल अंकल जी, नमस्ते। अरे नमस्ते और बेटा, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ अंकल जी, आप बताइए, इतने सालों बाद नजर आए हैं आप, सब ठीक तो है? यहाँ कैसे? ये मेरा बेटा है और मेरी जगह ना अब यहाँ नौकरी करता है। वो क्या है ना कि मैं तो रिटायर हो गया, तो मेरे बदले इसकी नौकरी लग गई। मैं तो यही चाहता था कि मेरा घर अच्छे चलता रहे, इससे मिलने आया था बस मैं। और आपने मेरी जगह इसको नौकरी इसलिए दी थी कि मेरे परिवार में कोई भूखा ना मरे, मेरा परिवार अच्छे चलता रहे। तो सोचा आते जाते इससे मिलता चलूं। वैसे मेरा बेटा ठीक से काम कर रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको? अंकल जी, हम तो आप ही के नाम से जानते हैं इनको। मुझे तो सच बताऊं, इनका नाम भी नहीं पता। अगर कोई भी बोलता है ना अनिल जी के बेटे, तब मेरे को समझ में आता है कि हाँ, ये तो अनिल जी के बेटे हैं। देखिए, आप ही के नाम से पहचान है इनकी। जिस तरीके से जब आप यहाँ पे काम करते थे मेरे पापा के साथ, उस टाइम मेरे पापा बिजनेस संभालते थे, अब उन्होंने ये बिजनेस मेरे नाम कर दिया है। वैसे ही आपने अपने बेटे के नाम कर दी है नौकरी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर। उस टाइम पे आप मेरे पापा का साथ देते थे और आज आपका बेटा मेरा साथ दे रहा है। और सच में अंकल जी, आज आपको देखकर बहुत खुशी हुई है इतने सालों बाद। वैसे एक बात बताइए, आपका बेटा परेशान तो नहीं करता ना आपको? अच्छे से तो रखता है? अरे नहीं, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। क्यों बेटा, है ना? हाँ हाँ पापा। चलिए अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बाप को अपने बच्चे से और क्या चाहिए। वैसे आते रहिएगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। पापा को बताऊंगा कि आप आए थे। ठीक है अंकल जी, चलते हैं हम लोग। नमस्ते बेटा, खुश रहो। ठीक है अंकल जी, अपना ध्यान रखना और आते रहना यहाँ पे। अच्छा हुआ तूने नहीं बताया, वरना तो आज नौकरी हाथ से धो बैठता मैं। मुझे अच्छे से पता है, तभी मैं कुछ नहीं बोला। वरना अगर अपनी जबान खोल देता ना, तेरा असली रूप बता देता ना, तो तू बाहर था कंपनी से, और फिर मेरी जगह ना तू भीख मांगता है यहाँ बैठकर, मैं नहीं। ये जो तुझे नौकरी मिली है और तुझे नाम और इज्जत मिल रही है ना, वो मेरी बदौलत है, तेरी काबिलियत के भरोसे नहीं है। अरे तू तो इतना काबिल भी नहीं था कि अच्छे नंबरों से पास हो सके, फिर भी सिर्फ मेरी इज्जत करते हैं साहब, इसलिए तुझे नौकरी मिल गई ताकि तू मेरा पेट भर सके। और तूने क्या किया? अपने बाप को ही घर से निकाल दिया। अरे तेरे बाप ने ना इस कंपनी में जी जान से मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, तभी मुझे इज्जत मिली, पहचान मिली। और तुझे इसलिए नौकरी मिली क्योंकि तेरे बाप की यहाँ इज्जत है, तभी तो इंटरव्यू के बगैर तुझे नौकरी मिली थी। अगर मेरा बेटा नहीं होता ना, तू चपरासी की नौकरी नहीं मिलती तुझे। और एक बात ध्यान से सुन ले, अभी भी मेरी इस कंपनी में इतनी इज्जत है कि मैंने साहब को बता दिया ना कि तू कोई श्रवण कुमार नहीं है, बल्कि बेशर्म कुमार है, तो साहब ना 2 मिनट नहीं लगाएंगे तुझे नौकरी से बाहर निकालने में। और फिर मांगता रहिए भीख जिंदगी भर यहीं बैठकर। मेरा जीवन तो अच्छे से चल जाएगा साहब की कृपा से, लेकिन तू कहीं कहीं रहेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा तू। और फिर तुझे ना गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। मैं भी तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि भूल रहा है तू, जिस घर में तू रहता है ना, वो अब भी मेरे नाम ही है। इसलिए बेटा ना जमीन पर आ जा, सच्चाई को समझ, क्योंकि बाप की वजह से तुझे जो कुछ मिल रहा है उसकी इज्जत करना सीख, और अपने बाप की भी कदर करना सीख, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे, मैंने कितना बुरा किया आपके साथ, कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आज आपने मेरी आंखें खोली। आप बिल्कुल सही कह रहे हो पापा,
कि मैं किसी काम का नहीं, मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है। ये जो नौकरी है ये भी आपकी बदौलत मिली है। अगर आप कुछ बता देते तो मैं नौकरी से हाथ धो बैठता, फिर कहाँ जाता और क्या करता। सही में पापा, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, लेकिन जो हुआ सो हुआ। मैं आज के बाद आपके साथ कभी ऐसा सुलूक नहीं करूंगा, कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लो। और आपको दर दर भटक के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप आराम से घर जाइए, मैं सेवा करूंगा, मैं कमाऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आज के बाद आपका ध्यान रखूंगा पापा। अच्छा लगा कि तूने अपनी गलती मान ली। और बेटा मैं तो बस यही कहूंगा कि मेरी तरह नेक और अच्छा बन, ईमानदार बन, ताकि साहब की नजरों में तेरी भी इज्जत बढ़े। मेहनत से काम कर, ताकि कभी तेरा ही बेटा हो ना, तब तू उसे भी अपनी जगह इस नौकरी पर लगवा सके, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है बेटा। और बेटा ये जिंदगी में मत भूलना, क्योंकि बेटे को ना बाप के नाम से ही इज्जत मिलती है। तो इज्जत करना सीख, अपने बाप की भी और अपनी पहचान की भी। चलता हूं। रुको बहू, कब तक आओगी? अरे यार मैं कहीं भी जाऊं आपको क्या मतलब है पापा जी? हर बात में टोका टाकी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था तुम रात को कब तक आओगी? देखो मेरे को देर हो जाएगी, देर रात हो सकती है, 12-1 बज सकते हैं, मुझे नहीं पता मैं कब तक आऊंगी। अरे मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, बस मिल गया ना जवाब कि कहाँ जा रही हूँ। 12-1 बज जाएंगे? बहू इतनी रात तक तेरा अकेला पार्टी में जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो भी अकेले। नहीं बेटा, मैं तो नहीं भेज सकता। ऐसा कर, तू पार्टी में मत जा। क्या क्या बोला आपने? आप कौन हो तो मेरे को रोकने वाले? मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है और मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में ना जाऊं? मैं तो जाऊंगी, समझ में आया? और दोबारा से मेरे को टोकना मत। देख बहू, तू जाने चाहती है तो मैं तेरे को मना नहीं कर रहा, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि तू अकेले मत जा। तू किसी को साथ ले जा अपने। वो ना लेडीज पार्टी है, वहाँ पे सारी की सारी लेडीज आएंगी, तो मैं अपने साथ किसी को ले नहीं जा सकती। इतनी सी बात आपके भेजे में नहीं घुस रही क्या? नहीं तो मैं राहुल को साथ नहीं ले जाती। अजीब बात करते हो पापा जी आप। अब मैं जा रही हूँ, मेरे को टोकना मत, समझ में आई? बेटा तू खुद सोच, अगर रात को कुछ तेरे साथ अनहोनी हो जाए तो कम से कम तेरा ख्याल रखने के लिए कोई तेरे साथ तो होना चाहिए ना। देख बहू, मैं तेरे के हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे हाथ में तू मत जा। यार हद होगी कसम से, आपकी टोका टाकी ने ना मेरी जिंदगी पूरी तबाह करके रखी हुई है। हर बात में टोका टाकी, कहीं जाऊं तो मत जा, कुछ खाऊं तो मत खा, हद हो गया। कुछ पहनूं तो ये मत पहन, वो मत कर। आप ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी राहुल को कॉल करती हूँ। उसने मेरे को कहा था ना कि शादी के बाद कोई टोका टाकी नहीं होगी, उसको मैं बताती हूँ अब। हेलो, अरे राहुल क्या हरकत है यार ये? तुम्हारे पापा हर बात में मेरे को टोकते रहते हैं। अभी तुम्हें 10 मिनट गए हुए नहीं और मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहे यार। प्रियंका का बर्थडे है, मैंने तुम्हें बताया था, और ये भी कहा था कि लेडीज पार्टी है तो मैं अकेले जाऊंगी। ये मेरे को वहां जाने के लिए मना कर रहे हैं यार। 6 बार बोल दिया इनको, 6 बार मना करने लग गए, मेरे सामने अड़ गए कि नहीं जाने दूंगा। और तुम तो कह रहे थे शादी के बाद कोई रोक टोक नहीं होगी, अब कैसे रोक टोक हो रही है? अरे आप अपना मूड खराब मत करो, लाओ मेरे पापा से बात कराओ, मैं बात करता हूँ उनसे। ये लो। क्या यार पापा, जब वो बाहर जा रही तो उसको जाने दो ना। आप भी खामखा रोक टोक कर रहे हो, जाने दो उसको। लेकिन बेटा। अरे पापा मैंने बोला ना उसको जाने दो, जाने दो आप उसको। ठीक है बेटा, जा बहू, तू जा सकती। अब आ गई होगी ना बात समझ में? जब इतनी देर से समझा रही थी कि मेरे को जाने दो, तब समझ में नहीं आ रहा था। और अब ना मेरे को टोकना मत, हर बात पे टोका टाकी यार, कसम से हद पार कर दिया आपने तो। अरे आराम करो तुम। राहुल मेरे साथ क्या हुआ था? मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरे बच्चा ठीक है ना? घबराओ मत अंकिता, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करके गए हैं और उन्होंने कहा सब कुछ सेफ है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं कितनी नादान थी, मेरे को पापा जी ने कम से कम 4-5 बार टोका कि मत जा, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा, मत जा, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। और देखना मेरी जिद की वजह से क्या हो गया। पापा जी प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अगर मैं आपकी बात स्टार्टिंग में ही सुन लेती तो शायद ये सब नहीं होता। प्लीज मेरे को माफ कर दो पापा जी। अरे बेटा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मेरी रोक टोक की आदत तो है ही नहीं। तुम ये बताओ कब मैं तुम्हें रोका टोका? तुम जो कपड़े पहनना चाहती हो, जो खाना चाहती हो, कहीं भी जाना चाहती हो, मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन और अब तुम पेट से हो तो डर तो लगेगा ही ना। वो क्या है ना कि अब तुम्हारे साथ एक और जिंदगी जुड़ी हुई है और इस टाइम पर तो बहुत ख्याल रखना जरूरी होता है। खास तौर पर तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है तो तुम्हें तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
बस मैं इसलिए मना कर रहा था कि तुम अकेले इतनी दूर जा रही हो और रास्ते में कोई अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाए तो क्या होगा। अरे कोई ना कोई साथ तो होना चाहिए जो तुम्हें संभाल सके उस समय। और आजकल की दुनिया ना ऐसी है कि कोई भी किसी का साथ नहीं देता, क्योंकि बेटा आजकल के जमाने में ना कोई भी किसी की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो ऐसे लोग देखे हैं जो मदद करने से पीछे हटते हैं, बल्कि खड़े होकर तमाशा देखते हैं लोग। और वो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मदद करें उल्टा हम ही फंस जाएं। बस बेटा मैं तुम्हें इसीलिए रोक रहा था कि तुम अकेले मत जाओ। बेटा तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर कोई जरा सी भी आँच आए। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे को इस हालत में तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। मैं बेफिजूल की जिद कर रही थी पार्टी में जाने की। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भगवान की कृपा से तुम्हारे साथ साथ बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। और तुम अब आराम करो, और अब जब हम तुम्हारे साथ हैं तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अंकिता, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे थे। वो तुम्हें जाने से सिर्फ इसलिए रोक रहे थे क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई बुरा हादसा हो जाए। और फिर तुम जाने की जिद करने लगी, और वैसे भी तुम्हारी जिद के आगे तो कौन टिका है। फिर ना चाहते हुए पापा को बोलना पड़ा ये इसको जाने दो। बस अंकिता, पापा तुम्हें रोक इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और देखो, तुम्हारी जिद की वजह से आज तुम भाल भाल बच गई। तुम चिंता मत करो, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है थोड़े दिन तुम आराम करो, ठीक है। हाँ राहुल, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पापा जी मेरे भले के लिए तो बोलते हैं सारी बातें। कोई बात नहीं अंकिता, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। हाँ बेटा तुम आराम करो, ठीक है।